टेक्निकल टॉपिक है, समझना है हमें। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बिना समय व्यतीत किए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। मान लीजिए आपके पास में ये एक तार है, ये एक तार है। सपोज ये एक तार है आपके पास में, और इस तार का की जो लंबाई है टोटल, वो लंबाई है स्मॉल ऑफ एल। ठीक है। तार का अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लें, मान लीजिए मैं ये वाला हिस्सा ले लेता हूँ, एक छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से की बात करें तो इस वाले हिस्से की लंबाई अपन मान लेते हैं डेल एक्स। ठीक है। इस हिस्से में जो आवेश गति कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। हम सब जानते हैं चालक में जो आवेश गति करता है उसे हम, या हम कहें आवेश वाहक के रूप में जो आवेश होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इस तार को हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है वो इसके एक सिरे से, इसको मैं सिरा मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए पी सिरा मान लूं, इसको क्यू सिरा मान लूं, तो पी सिरे से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ और क्यू सिरे से पॉजिटिव टर्मिनल। यानी हम कहेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी, जो उच्च विभव पर सिरा है उससे निम्न विभव की ओर होगी। यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो होगी, मान लीजिए इस दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर एक कूलाम बल कार्य करता है, एक विद्युत बल कार्य करता है, जिसका मान होता है F बराबर Q इंटू E। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करेगा। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इसके ठीक विपरीत होगी। यदि इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र की इस उपस्थिति में जो अपवहन वेग है वो हम Vd मान लें, तो इस बिंदु से लेकर के ये यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, इसको वापस बना रहा हूं मैं। इस बिंदु से लेकर के, ये पहले पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जिसकी दूरी डेल एक्स है, यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन को गति करने में डेल टी समय लगता है, तो डेल टी समय में इसका जो विस्थापन है वो इस दूरी के बराबर होगा जो कि डेल एक्स है। हम यहीं से हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं हम, हमारा टॉपिक जो बड़ा आसान सा टॉपिक है। सबसे पहली बात, हमने मान लिया कि एक ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एल लंबाई के चालक का तार है जिसके दोनों सिरों के मध्य भी विभवांतर है। देखो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ये चालक तार को अगर आप देखोगे तो ये बेलन की तरह होता है, और बेलन का अगर एक हिस्सा आप देखोगे या अग्रभाग या पश्च भाग अगर आप देखोगे तो ये वृत्ताकार भाग है। ये वाला जो वृत्ताकार भाग है यही इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। तो आप देख सकते हो कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो चालक तार है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में इसकी जो संख्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वो स्मॉल एन है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन होने का मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब आयतन का तार ले लें, या तार का वो हिस्सा ले लें जिसका आयतन 1 मीटर क्यूब हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल एन जो है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व है। अब हम यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं, डेरिवेशन हम शुरू कर रहे हैं एक तरीके से। ये तो हमारे एजम्पशंस थे जो हमने लिए हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन डेल टी समय में, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो डेल टी समय में, डेल टी समय अंतराल में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन डेल टी समय अंतराल में यदि डेल एक्स दूरी तय करते हो, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनका जो औसत वेग है वो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई औसत वेग जो होगा उसका मान हो जाएगा विस्थापन बटा समय अंतराल।
तो विस्थापन डेल एक्स हो रहा है और समय अंतराल डेल टी है। हम सब जानते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है उसे ही हम अपवाह वेग भी कहते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वीडी के बराबर हो जाएगा। अब ये जो डेल टी है अगर इसको अपन इस तरफ लेफ्ट में लेकर के चले जाए तो आपके पास में आ जाएगा वीडी इंटू डेल टी बराबर डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई है वीडी इंटू डेल टी। विस्थापन की वैल्यू जो है वो वेग इंटू समय अंतराल के बराबर हमारे पास में प्राप्त हो गई। इसको हम काम में लेंगे तो इसको भी फिलहाल के लिए हम अपने पास में रख लेते हैं। देखते हैं आगे हम। अब अगर मैं ये पता लगाना चाहूं कि ये जो डेल एक्स लंबाई हमने ली है, ये जो भाग हमने लिया है इतना भाग, अगर इसका मैं आयतन निकालना चाहूं तो मुझे एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना है। ये एक बेलन है, अगर इस बेलन में से मैं थोड़ा सा हिस्सा काट लूं, इतना हिस्सा काट लूं, तो उसकी आकृति कैसी होगी? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? माइक ऑन करके बताएं। सर एक बार और बताना सर, क्वेश्चन वापस पूछना। देखो, ये आपके पास में एक बेलनाकार आकृति है। इस बेलनाकार आकृति का अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा काट लूं, ये छोटा सा हिस्सा मैंने काट लिया है, बाकी हिस्से को अलग कर दिया। जैसे ककड़ी होती है, खीरा होता है हमारे घर में, उस ककड़ी के अगर मैं छोटे से हिस्से को काटूं तो उसकी आकृति जो है वो कौन से प्रकार की होगी? आकृति कैसे प्रकार की होगी? बेलनाकार होगी, शंकु होगी, गोलाकार होगी, वृत्ताकार होगी? गोलाकार सर, बेलनाकार। बेलनाकार गोलाकार। निशानी दे रहे हैं। गोलाकार सर। किसी बच्चे ने वृत्ताकार कहा है, कोई गोलाकार कह रहा है, कोई बेलनाकार कह रहा है। सर वृत्ताकार। वृत्ताकार। कुछ बच्चे वृत्ताकार कह रहे हैं। मोहम्मद जवाद, अपने माइक ऑफ करो एक बार। मोहम्मद जवाद, अपना माइक ऑफ कर लो। इमेजिन करो आपके पास में एक ककड़ी है, ठीक है ना? ध्यान से समझना मेरी बात को। ये एक ककड़ी है, आपने इस ककड़ी को आधा काट दिया। कोई बेलन को मैं अगर आधा काट दूं, दो हिस्सों में बांट दूं, तो क्या उसकी आकृति अब बेलनाकार रहेगी या नहीं रहेगी? कोई भी एक बच्चा आंसर दो। बेलनाकार रहेगी। किसी बेलन को आधा काटने पर भी उसकी आकृति बेलनाकार ही होती है। अब अगर मैं उसको आधे से आधा काट दूं तो भी उसकी आकृति बेलनाकार ही रहेगी, केवल उसकी लंबाई चेंज हो रही है। अगर हम किसी बेलन को आधा काट देवें तो उसकी लंबाई आधी रह जाएगी, लेकिन वो रहेगा बेलन ही। ऐसे में इसको और आधा काट दूं तो फिर भी ये बेलन ही रहेगा, इसकी लंबाई आधी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो आपने देखा होगा, ककड़ी जो आपने देखी होगी, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े काटते हो, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो वृत्ताकार नहीं होते, वो होते बेलनाकार ही हैं। लेकिन उनकी जो आप कह सकते हो लंबाई होती है, वो लंबाई जो है वो बहुत कम होती है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो व्रत होता है या जो बेलन होता है, या जो हम व्रत की बात करें तो व्रत जो है वो एक ऐसा बेलन है जिसकी लंबाई बहुत कम है। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूं आपके पास में, एक चूड़ी आपने सबने देखी होगी, वो कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। लेकिन जब आप बहुत सारी चूड़ियों को एक साथ रख देते हो तो उसकी आकृति कैसी बन जाती है? बेलनाकार। बेलनाकार बन जाती है कि नहीं बन जाती है? यानी कि व्रत क्या होता है? बेलन का ही एक हिस्सा है। हम ये कह सकते हैं बेलन बहुत सारे व्रतों से मिलकर के बना हुआ, एक समान त्रिज्या के व्रतों से मिलकर के बनी हुई आकृति है, या व्रत एक ऐसी बेलनाकार आकृति है जिसकी लंबाई का मान बहुत कम होता है। तो अगर मैं किसी बेलन के एक छोटे टुकड़े को काट लूं तो वो भी आकृति बेलनाकार ही रहेगी। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि डेल एक्स दूरी डेल टी समय में तय की जा रही है, तो ये जो डेल एक्स लंबाई हमने ली है, ये डेल एक्स लंबाई जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये भी बेलनाकार ही रहेगा। तो इस लंबाई का अगर मुझे आयतन निकालना है तो बेलन की लंबाई के आयतन का सूत्र क्या होता है? हम सब जानते हैं आयतन का सूत्र होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू लंबाई एल, पाई आर स्क्वायर एल। अब अगर मैंने इतना बड़ा बेलन लिया है तो मुझे इस बेलन की त्रिज्या लेनी पड़ेगी और इसी बेलन की लंबाई लेनी पड़ेगी।
ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये मैंने पूरा बेलन लिया, अगर मैं इसको आधा काट दूं तो क्या इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी? नहीं सर। नहीं सर। त्रिज्या त्रिज्या तो उतनी की उतनी रहेगी, यानी पाई आर स्क्वायर की जगह तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन अगर हमने इसको आधा काट दिया तो जो लंबाई है वो आधी रह जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर मैं इतने हिस्से के लिए निकालना चाहूं तो मुझे इतने हिस्से की लंबाई लेनी पड़ेगी, और इतने हिस्से की जो लंबाई है उस लंबाई का मान है डेल एक्स। तो हमारे पास में छोटे से हिस्से का जो आयतन है, या हम कहें डेल एक्स लंबाई का जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन है, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल एक्स। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर क्या है? ये पाई आर स्क्वायर इस वृत्ताकार भाग का, ये जो वृत्ताकार भाग है इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए इंटू डेल एक्स, यानी कि इस डेल एक्स लंबाई का अगर मैं आयतन निकालना चाहूं तो इस डेल एक्स लंबाई का जो आयतन है वो हमारे पास में आ जाएगा ए इंटू डेल एक्स। इस डेल एक्स लंबाई का आयतन कितना आ जाएगा हमारे पास में? ए इंटू डेल एक्स। ये मेरे पास में इतने से भाग का आयतन आया है, ये इतने से भाग का, जो मैंने यहाँ पर गहरा कर दिया है अभी इसको। ठीक है, अब हमको पता है कि एकांक आयतन यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। अगर आपसे कोई पूछता कि 2 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी आएगी? 1 मीटर क्यूब में स्मॉल एन है तो 2 मीटर क्यूब में कितनी आएगी? बताएं जल्दी। 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, 2 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? स्मॉल एन बाई टू। एन इंटू टू। स्मॉल एन बाई टू। ये कौन बोला स्मॉल एन बाई टू? सर आशुतोष। अरे भाई, अरे आशुतोष तू आज क्या नींदों में है क्या? नींदों में मुझे लग रहा है तू बेलन को काट करके और तू गोला बना रहा है। बेलन को काट के गोला बनाया तूने कभी? तेरे घर में ककड़ी को काटते तो वो गोलाकार हो जाती है क्या? नहीं है? सर। तूने लिख के भेजा कि स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल तो गोला होता है। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है तो 2 मीटर क्यूब में आधी हो जाएगी। एक मग में अगर 2 लीटर पानी आता है तो 2 मग में आधा लीटर पानी आएगा, डबल नहीं होगा? सर 2 सिंपल सी बात है कि 1 मीटर क्यूब में अगर हमारे पास में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है तो 2 मीटर क्यूब में हमारे पास में 2n होंगे, 3 मीटर क्यूब में हमारे पास में 3n होंगे, 4 मीटर क्यूब में 4n होंगे, 5 मीटर क्यूब में 5n होंगे। तो हमें अगर किसी विशिष्ट आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उस विशिष्ट आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सिंपल तरीका क्या है? देखो ध्यान से सुनना। 1 मीटर क्यूब आयतन में स्मॉल एन थे, 1 मीटर क्यूब आयतन में स्मॉल एन थे, हमको 2 मीटर क्यूब में निकालना था तो हमने 2 से गुणा कर दिया। 3 मीटर क्यूब में निकालना था तो हमने 3 से गुणा कर दिया। 4 मीटर क्यूब में निकालना था तो हमने 4 से गुणा कर दिया। तो एक्चुअल में हमने किया क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस आयतन से गुणा कर दिया जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। 2 मीटर क्यूब में ज्ञात करनी थी तो 2 से गुणा कर दिया। अब अगर मेरे को ऐसे ही कोई, मान लीजिए कि ये जो हमारे पास में दिया हुआ है इस भाग को हम ध्यान से देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब में स्मॉल एन है, 2 मीटर क्यूब में एन इंटू टू हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब में एन इंटू थ्री हो जाएगा, 4 मीटर क्यूब में एन इंटू फोर हो जाएगा। तो इस आयतन में ये जो आयतन यहां पर हमने लिया है ए इंटू डेल एक्स, इस आयतन में कितना हो जाएगा? 2 मीटर क्यूब में निकाला तो हमने 2 से गुणा किया, 3 मीटर क्यूब में निकाला तो 3 से गुणा किया, 4 मीटर क्यूब में निकालना था तो 4 से गुणा कर दिया, और अगर ए डेल एक्स में निकालना है तो n into a del एन x. इंटू ए डेल एक्स। सिंपल सा है, एन इंटू ए डेल एक्स हमें करना होगा। यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ये जो हमारे पास में हिस्सा लिया है, ये जो खंड लिया है, इस खंड के आयतन से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मुझे यहां पर ज्ञात करना है कि
डेल एक्स लंबाई का जो आयतन है, ये जो डेल एक्स लंबाई है इसका आयतन है, डेल एक्स लंबाई का आयतन, ये डेल एक्स लंबाई का आयतन जो है यानी कि कितना है, ये ए डेल एक्स। इस ए डेल एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम कहेंगे भाई एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा जितने आयतन में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है उससे गुणा कर दो। जैसे हमने 2 मीटर क्यूब में निकालना था तो 2 से गुणा किया, 3 मीटर क्यूब से निकालना तो 3 से गुणा किया। तो हमें तो इस खंड में निकालना है, ये जो हिस्सा है इस हिस्से के आयतन में निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, खंड का आयतन। खंड का आयतन का मतलब क्या है, ये जो छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं उस छोटे छोटे से हिस्से का आयतन। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है और इस खंड का आयतन है ए डेल एक्स। तो हमारे पास में क्या गया, एन ए डेल एक्स, इसको मैं कैपिटल एन कह देता हूं। ये कैपिटल एन क्या आ गई हमारे पास में, ये जो छोटा सा हिस्सा हम ले रहे हैं इस छोटे से हिस्से में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में आ गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि ध्यान रख करके समझने का टॉपिक है और बड़ा ही आसानी से फिर आप इसको कर पाएंगे। तो हमने कहा कि कोई भी चालक जो है उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल एन है। यदि हम ये कहें कि डेल एक्स दूरी तय करने में इन इलेक्ट्रॉनों को डेल टी समय लगता है, तो औसत वेग का मान होगा विस्थापन डेल एक्स बटा डेल टी। इस डेल टी को एक तरफ लेके चले जाओगे तो आपके पास में आ जाएगा डेल एक्स बराबर वी डी डेल टी। अब अगर हम इस डेल एक्स लंबाई का आयतन निकालना चाहें तो हमने आयतन निकालने के देखा कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इस लंबाई डेल एक्स से गुणा कर दीजिए तो आपके पास में आयतन आ जाएगा। इस आयतन में अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो इस आयतन को एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा कर दीजिए, हमारे पास में इस आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, जो कि हमारे पास में कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन ए डेल एक्स आ गई है। ठीक है, अब ये मान लो कि हमें टोटल आवेश ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमें क्या करना है, टोटल आवेश ज्ञात करना है। इस छोटे से भाग में आवेश कितना है, तो भाई ये जो आवेश भी कौन सा आवेश जो गति कर सकता है, हम केवल उस आवेश की बात कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं किसी भी चालक तार में जो आवेश गति करता है वो आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मुझे इस छोटे से भाग में कुल आवेश निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से भाग का कुल आवेश निकालने के लिए हम कहेंगे भाई छोटे से भाग का कुल आवेश डेल क्यू बराबर, डेल क्यू बराबर कुल आवेश का मतलब वो वाला आवेश जो गति कर रहा है। तो हम कहेंगे भाई अगर हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल ई, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो गति करने वाला आवेश ई कहलाता। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो कितना हो जाता, अरे ये छोटा सा भाग है, इस छोटे से भाग का आवेश बताना है आपको, इस छोटे से भाग में आवेश कितना है। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब तक आप खुद चीजों को नहीं बोलोगे, जब तक खुद चीजों को नहीं समझोगे, मेरे यहाँ से बोलने का कोई फायदा नहीं है, मेरे यहाँ से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचें कि आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया है, मान लीजिए एक छोटा सा बेलन लिया है, आपको उसमें उस आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है जो उसमें गति कर सकता है। हम सब जानते हैं कि चालक में गतिशील आवेश केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोचो कि वो जो पूरा का पूरा बेलन आपने लिया है, छोटा सा हिस्सा जो मैंने आपको दिया है भाई, इसमें अपने को आवेश निकालना है, कितना आवेश है या हम कहें कि कितना गतिशील आवेश ही हमें निकालना है। तो अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता तो कुल आवेश कितने के बराबर होता, जवाब एक दीजिए। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता, और अगर सर, 2 होते तो 2 के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन तो के। हम कहते भाई टू ही हो जाता आवेश, और 3 इलेक्ट्रॉन होते तो हम कहते भाई 3 ही हो जाएगा आवेश। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 ही हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 ही हो जाएगा। 5। अब हमें इस छोटे से हिस्से में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पता हो कितनी है तो उसे इलेक्ट्रॉन के आवेश ई से गुणा कर दो, आपके पास में कुल आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हो गया स्मॉल ई, और इस छोटे से हिस्से में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो वो अभी अभी हमने निकाली, वो है कैपिटल ऑफ एन, कैपिटल ऑफ एन। तो हमारे पास में कुल आवेश कितना आ जाएगा, कैपिटल एन इंटू ई। कैपिटल एन का मान कितना है, तो कैपिटल एन का मान अभी अभी हमने निकाला था स्मॉल एन
इंटू ए इंटू डेल एक्स इंटू ये आ गया हमारे पास में ई। ठीक है, देखिए हमें कुल आवेश निकालना था तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दिया, क्योंकि बहने वाला आवेश केवल इलेक्ट्रॉन ही है। अब आप सोच रहे होंगे भाई आप ये बहने वाला आवेश क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे विद्युत धारा ज्ञात करनी है, और विद्युत धारा जो है वो बहने वाले आवेश पर, प्रवाहित होने वाले आवेश पर ही निर्भर करती है, स्थायी आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारे पास में जो प्रवाहित आवेश है उसका मान आ गया है डेल क्यू बराबर स्मॉल कैपिटल एन इंटू ई, और कैपिटल एन का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने एन ए डेल एक्स निकाला था। तो अगर इन दोनों को हम गुणा करें तो हमारे पास में आ जाएगा एन ई ए डेल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में डेल क्यू का मान आ गया। अब देखो हम सब जानते हैं आई बराबर होता है डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू का मतलब प्रवाहित आवेश बटा समय अंतराल। अब आप सोच रहे होंगे कई बार तो हम लिखते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, आज डेल क्यू अपॉन डेल टी क्यों लिख रहे हैं? जब प्रवाहित आवेश को अपन क्यू मानते हैं तो क्यू बटा टी लिख देते हैं, जब हम प्रवाहित आवेश को डेल क्यू मानते हैं तो डेल क्यू बटा डेल टी लिख देते हैं। जितना प्रवाहित आवेश होगा उसमें समय अंतराल का आपको भाग देना है। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहां से डेल क्यू की वैल्यू निकालनी हो इस समीकरण से, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डेल टी है इस डेल टी को इस तरफ लेके चले जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा डेल क्यू बराबर आई इंटू डेल टी। ये हमारे पास में डेल क्यू का मान आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में किसका मान आ गया है? डेल क्यू का मान आ गया है। अब ये जो डेल क्यू का मान है इसको मैं काम में लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमारे पास में जो एक पहले हमने डेल एक्स का मान निकाला था वो भी हम देख लेते हैं। तो डेल एक्स का जो मान है हमने निकाला था डेल एक्स बराबर वी डी डेल टी। अभी पिछले वाले पेज पर हमने डेल क्यू का जो मान है वो निकाला है एन ई ए डेल एक्स। तो हमारे पास में डेल क्यू का जो मान है वो कितना है? डेल क्यू का मान है एन ई एन स्मॉल ई ए डेल एक्स। ये जो समीकरण है डेल क्यू बराबर एन ई ए डेल एक्स, इसमें डेल क्यू का मान आई डेल टी और डेल एक्स का मान वी डी डेल टी हम रख देते हैं। तो ये देखो डेल क्यू की जगह तो हमने रख दिया आई इंटू डेल टी बराबर एन ई ए डेल एक्स की जगह हमने रख दिया वी डी डेल टी। तो देखो ये डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास में? आई बराबर एन ई ए वी डी, यानी कि हमारे पास में आई और वी डी के मध्य जो संबंध है वो प्राप्त हो गया है कि आई और वी डी के मध्य क्या संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आई और वी डी के मध्य का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको अभी आगे और बढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक बार यहां तक का जो हमने पढ़ा है इसे एक बार फिर से हम समझ लेते हैं और फिर हम इसमें आगे वापस से बढ़ेंगे। तो जो हमने अभी तक देखा है उसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हमने देखा कि अगर डेल टी समय अंतराल में जो आवेश है वो डेल एक्स दूरी तय करें तो जो डेल एक्स यानी विस्थापन है उसका मान वी डी डेल टी होगा। इस डेल एक्स लंबाई में, इस अल्पांश लंबाई में अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, सॉरी इस अल्पांश लंबाई का आयतन निकालना चाहूं तो इसका मान मेरे पास में ए डेल एक्स होगा। इस ए डेल एक्स आयतन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको इस आयतन से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी एन बराबर स्मॉल एन इंटू आयतन ए डेल एक्स। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, लेकिन हमारे पास में अभी भी प्रवाहित आवेश का मान नहीं आया है। तो प्रवाहित आवेश का मान निकालना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई आवेश होता है तो प्रवाहित आवेश बराबर हो जाएगा डेल क्यू बराबर एन इंटू स्मॉल ई। स्मॉल ई तो स्मॉल ई है, लेकिन कैपिटल एन का मान स्मॉल एन ए डेल एक्स हमने ये ऊपर से यहां रख दिया। तो डेल क्यू बराबर हो गया एन ए डेल एक्स इंटू ई। अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो ई को मैं पहले लिख लेता हूं। हमेशा डेल या इस तरह की जो राशि होती है, डेल के अंदर जो राशि लिखी होती है उसको लास्ट में लिखना चाहिए, जिससे कोई परेशानी नहीं आए समझने में। तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा एन ई ए डेल एक्स। ये जो समीकरण है
इस समीकरण को हम काम में लेंगे तो हमारे पास में जो विद्युत धारा का समीकरण है वो हम सब जानते हैं, I बराबर होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी, तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा I डेल टी। समीकरण 3 से हमारे पास में डेल क्यू का मान आया है और समीकरण 1 से हमारे पास में डेल एक्स का मान था। ये दोनों ही मान हम इस समीकरण में, ये जो हमने इस काम में ली है डेल क्यू बराबर एन ई ए डेल एक्स, इसमें रखेंगे। तो डेल क्यू की जगह तो हमने रख दिया है, इसमें डेल क्यू की जगह रख दिया आई डेल टी, और एन ई ए तो अपनी जगह है लेकिन डेल एक्स की जगह रख दिया वी डी डेल टी। डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया है, ये डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास में जो रह गया है वो है आई बराबर एन ई ए वी डी। ये जो संबंध है ये संबंध कहलाता है विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध। अगर आपसे परीक्षा में पूछते हैं विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध बताइए, तो आपको यहीं तक करना है, इसके आगे नहीं करना। हम क्या कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा आई है वो अपवहन वेग वीडी के समानुपाती होती है, या हम कहें कि अपवन वेग वीडी जो है वो विद्युत धारा के समानुपाती है। तो इस प्रकार से हम ये इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे आगे बढ़ाना चाहूं, मैं इसमें कुछ फॉर्मूला और निकालूंगा जो हमारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे और कभी कभी हमसे थियोरेटिकली भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला आया था, हमने पिछले सेक्शन में निकाला भी था, वी डी बराबर ई इंटू एम इंटू टॉ इंटू ई। ये जो मान है वी डी का वो आई बराबर एन ई ए वी डी इस समीकरण में हम रख देते हैं। तो हमारे पास में आई की जगह तो आई है, एन की जगह एन है, ई की जगह ई है, ए की जगह ए है, लेकिन वी डी के स्थान पर आ गया ई अपॉन एम इंटू टॉ इंटू ई। यहां से इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा आई बराबर एन ई स्क्वायर इंटू ए इन अपॉन एम इंटू टॉ इंटू टी इंटू ई। तो ये हमारे पास में आई का मान आ गया है। ये जो ए है, इस ए को अगर मैं इस तरफ आई के पास में लेकर आ जाऊं, लेफ्ट में लेकर आ जाऊं, तो समीकरण बन जाएगा आई बटा ए बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम टी इंटू ई। ये हमारे पास समीकरण रह जाएगा। ये जो आई अपॉन ए है, इस आई अपॉन ए को आप सब जानते हैं कि इसे हम जे धारा घनत्व जे के नाम से जानते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में भी धारा घनत्व के बारे में पढ़ा था। फिर से एक बार थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर भी आपको ये 2 बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इसे पूरे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस टॉपिक को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। और आप ये बात समझ लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जब तक स्कूलें पूरी तरह से आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने के लिए अलाउ नहीं कर देती हैं, तब तक आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से बाधित रहेगी। क्योंकि आपकी क्लास में जो संख्या है वो ज्यादा है, और संख्या ज्यादा होने की वजह से आपको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही स्कूल आप आ पाओगे, और उसमें भी अगर कोई छुट्टी आ गई तो परेशानी हो सकती है। इसलिए सिलेबस कंप्लीट भी करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और उसके साथ साथ क्लासेस चलना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो क्लासेस जितनी चल पाएंगी उतना तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में है वी डी बराबर ई अपॉन एम टी इंटू ई। ये मान इस समीकरण में रख देते हैं, तो आई बराबर एन ई ए वी डी की है हमारे पास में, ये जो मान है ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से आई बराबर एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम इंटू टी। अब यहां से ए को नीचे ले आए तो आई अपॉन ए बराबर एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टी। ये हमारे पास में यहां से आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान हमने यहाँ पर निकाला है। अब अगर मैं आई अपॉन ए का मान रखना चाहूं तो आई अपॉन ए बराबर धारा घनत्व जे होता है, और जे बराबर हमारे पास में आ जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ इंटू टी इंटू ई। देखिए जे जो होता है उसका एक मान होता है सिग्मा इंटू ई। ये अपन आगे पढ़ेंगे कैसे आता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप मान लीजिए इसका मान सिग्मा इंटू ई होता है। ये जो सिग्मा है ये कहलाती है चालकता, और ई जो है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
तो जे की जगह हमने रख दिया जे की जगह हमने रख दिया सिग्मा इंटू ई, एन ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम टी इंटू ई। ये हमारे पास में लेफ्ट में ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हो ई से ई कट जाएगा। ये जो जे बराबर सिग्मा ई हमने रखा है, ये जे बराबर सिग्मा ई, ये कहलाता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। आपने एक समीकरण बहुत पहले या 9वीं में या 10वीं में पढ़ी होगी, v बराबर आई आर। ये v बराबर आई आर का ही दूसरा रूप है जे बराबर सिग्मा ई। ठीक है, तो खैर हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें। तो ये देखो ई से ई कट गया है और ई से ई कट गया, तो सिग्मा बराबर क्या आ गया है? सिग्मा बराबर हमारे पास में आ गया है एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी। ये जो सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी आया है, इसको अपन कहते हैं चालकता। इसको अपन क्या कहते हैं? चालकता। और अगर हमें प्रतिरोधकता रो का मान निकालना है, तो प्रतिरोधकता रो जो होती है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है। चालकता को एक से डिवाइड कर दो, एक में चालकता से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में प्रतिरोधकता का मान आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे नई राशियां आ रही है, चालकता, प्रतिरोधकता, ये होती क्या है? तो इसके बारे में डिटेल में हम इसके बाद वाला जो टॉपिक है ओम का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम एक सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो चालकता का मान है सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ। और अगर हम प्रतिरोधकता का मान निकालना चाहें, तो प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा। तो ये जो सिग्मा का मान है यहाँ पर हम रख देते हैं। सिग्मा का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, तो हमारे पास में ये समीकरण बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। सिग्मा का जो मान है वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं, तो रो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा का मान है एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम। तो ये ऊपर जाकर के उल्टा हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, सॉरी टी। तो इस प्रकार से हमारे पास में रो का मान यानी प्रतिरोधकता का मान आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रतिरोधकता का मान निकाला है और हमने यहाँ पर चालकता का मान भी ज्ञात किया है। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध बताइए, साथ ही प्रतिरोधकता और चालकता का मान भी व्युत्पन्न कीजिए, तो आप ये समीकरण काम में ले सकते हो। मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें आपसे चालकता या प्रतिरोधकता कैलकुलेट करने के लिए काम में कैलकुलेट करने के लिए कहा है, और उसमें आपको एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया गया है, और विश्रांति काल यानी शांति काल का औसत मान दिया गया है, तो अभी आप इस सूत्र से चालकता और प्रतिरोधकता के मान ज्ञात कर सकते हो। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं। हमने देखा था आई बराबर एन ई ए वी डी है, यहाँ पर वी डी का मान ई बाई एम टी इंटू ई अगर हम यहाँ पर रखें, तो आई बराबर हमारे पास में आ जाएगा एन ई ए, बी डी के स्थान पर ई बाई एम इंटू टी इंटू ई अपॉन एम। अगर इन्हें गुणा भाग करें तो आई बराबर एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टॉ। आई के ये जो ए है लेफ्ट राइट साइड में, इस ए को मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूं, तो हमारे पास में आ जाएगा आई अपॉन ई, आई अपॉन ए बराबर एन ई स्क्वायर ई टॉ अपॉन सॉरी टी अपॉन एम। आई अपॉन ए को हम धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था जे के नाम से जानते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा जे बराबर आई अपॉन ए। जे बराबर आई अपॉन ए, यानी आई अपॉन ए की जगह अगर हम जे रख दें, तो आई अपॉन ए की जगह हम जे रख दें, तो हमारे पास में हो जाएगा एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू ई। यहाँ पर हम जे का मान अगर रखें, तो जे का मान हम जानते हैं सिग्मा इंटू ई होता है। हालांकि अभी आप जानते नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर अगले टॉपिक में आप जान जाओगे। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि जे बराबर सिग्मा ई होता है। यहाँ हम सिग्मा ई रखेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा बराबर आपके पास में आ जाएगा एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम। ये जो सिग्मा है इसे हम चालकता कहते हैं। अब अगर हमें प्रतिरोधकता निकालनी हो, तो प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता का व्युत्क्रम कहलाती है, यानी प्रतिरोधकता बराबर 1 बटा चालकता। यानी प्रतिरोधकता को हम रो से व्यक्त करें तो रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू रखें तो रो बराबर 1 अपॉन एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम हमारे पास में आ जाएगा। उल्टा कर दीजिए, एम को ऊपर ले जाइए, तो रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टी।
जावेद रजा कह रहे हैं इसको टी नहीं बोल सकते क्या? तो टी तो बोल रहा हूं मैं, और क्या बोल रहा हूँ? टी बोल रहा हूँ बेटा, इसको स्पेशल टाइप ऑफ टी है, पर ये दिखने में टॉर्क्यू जैसा लगता है, इसलिए कई लोग इसको टॉ बोल देते हैं। मैं भी कई बार जल्दबाजी में टॉ बोल देता हूँ, क्योंकि ये दिखने में टॉर्क्यू जैसा है, एक्चुअल में टॉर्क्यू नहीं है, ये स्पेशल टाइप का टी बनाया हुआ है, थोड़ा सा अलग टी बनाया हुआ है विश्रांति काल के लिए। ठीक है, तो ये टी ही है, लेकिन थोड़ा स्पेशल टाइप में है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बनाते समय, इसका जो साइन है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रतिरोधकता का मान कितना है, चालकता का मान कितना है, और विद्युत धारा और अपवन वेग में क्या संबंध है। अब अगर आपको कोई कहे कि विद्युत धारा और अपवन वेग में ग्राफ बनाइए, ये मान लीजिए अपवन वेग है, ये विद्युत धारा है, तो समीकरण था I बराबर एन ई ए वी डी। आप देखेंगे कि यहाँ पर वी की घात भी एक है और I की घात भी एक है। जब दोनों की घात एक एक हो तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा आता है। एक पद I का है और दूसरा पद VD का है, इसके अलावा कोई पद नहीं है, तो अगर इसके अलावा कोई पद कांस्टेंट पद नहीं हो तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ हमेशा शून्य से शुरू होगा। तो I और VD के बीच का जो ग्राफ है वो हमेशा एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि विद्युत धारा और अपवन वेग में क्या संबंध है, और उससे जुड़ी हुई राशियों को भी हमने कैलकुलेट किया है। अब एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, अपवहन वेग से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये है गतिशीलता। आपने एक वर्ड सुना होगा मोबाइल, है ना? सुना है सभी ने? हाँ सर। हाँ सर। सुना है ना? अच्छा, कभी आप लोगों के पास में बाइक भी होगी, वो जो बाइक है उसमें आप ऑयल डलवाते हो क्या? हाँ सर, डलाते हैं। उस ऑयल को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उस पर लिखा होता है मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल। अब आप मुझे कोई बता सकता है कि इस मोबिल ऑयल और इस मोबाइल, इन दोनों का नाम भी मिलता जुलता? देखो मोबाइल, मोबाइल में आप देखो स्पेलिंग आप लिखोगे तो MOBILE यही होती है ना। अब मेरे को थोड़ी अंग्रेजी कम आती तो मुझे बता देना। और मोबिल ऑयल की अगर आप देखोगे तो उसमें भी यही लगभग स्पेलिंग है। तो ये दोनों में कोई समानता है क्या? कोई बता सकता है? कोई समानता है इसमें मोबिल ऑयल में और मोबाइल में? चलो मैं बताता हूं, आप कोई इतना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए। मोबाइल को भी आप एक से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, यानी ये चलायमान है। और मोबिल ऑयल जो होता है वो इंजन को चलायमान रखने में हेल्प करता है, स्मूथली वो चल सके इस बात में हेल्प करता है। तो एक्चुअल में ये जो मोबिल शब्द है इसका मतलब होता है गतिशील। इसका मतलब क्या होता है? लगभग इसका मतलब होता है गतिशीलता या गतिशील से। और इसीलिए वे तत्व जो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, गतिशीलता को शो करते हैं, उस गतिशीलता को हम अंग्रेजी में कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मोबिलिटी का मतलब हुआ गतिशील। तो ये जो शब्द है हम जो काम में ले रहे हैं, एक्चुअल में जो मोबाइल है वो मोबाइल नहीं होता है, उसका सही नाम है मोबाइल फोन। उसका पूरा नाम क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल नाम नहीं है। हम तो मोबाइल शॉर्ट में कहते हैं यार तारो मोबाइल दीजिए, कि तेरे मोबाइल से फलाने को फोन लगा। मोबाइल नहीं है, उसका सही नाम क्या है? मोबाइल फोन है। गतिशील फोन, ऐसा फोन जो एक से दूसरे स्थान पर गतिशील हो सकता है, जा सकता है, आ सकता है। ऐसे हमने एक शब्द काम में लिया मोबिल ऑयल, ऐसा ऑयल जो उस इंजन के विभिन्न हिस्सों को गतिशील रखने में मदद कर रहा है, गतिशीलता को बढ़ा रहा है। अगर वो ऑयल नहीं हो तो क्या होगा? इंजन के जो पार्ट्स है वो आपस में घर्षण करना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे उसमें खड़खड़ाहट की आवाज आने लग जाएगी, जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी इंजन के चलने की, इंजन खराब हो सकता है। तो इंजन को खराब होने से बचाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, और अगर वही ऑयल आज जमीन पे पड़ा हुआ हो तो आप उस पर पांव रख दो तो आपकी भी गतिशीलता बढ़ जाएगी। तो गतिशीलता का अभिप्राय क्या है? गतिशीलता का अभिप्राय है गतिशील रहने की क्षमता। गतिशील रहने की क्षमता जो है वही गतिशीलता कहलाती है। अब इसको अगर हम, ये तो हुई एक समझने की बात, ये तो क्या है? एक समझने की बात है। लेकिन अगर हम इसको गणितीय रूप में जानना चाहें तो किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। हमने देखा था
कि एक सूत्र हमारे पास में आया था, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो सूत्र आप देख रहे होंगे, ये वाला सूत्र, इस सूत्र में आप देख सकते हैं VD बराबर E/m टॉ इंटू ई है। तो इस सूत्र को देखते क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मान में वृद्धि करेंगे, अपवहन वेग VD के मान में भी वृद्धि होगी ही होगी। और हमने वैसे भी अपवहन वेग जो है वो किसे बताया था? हमने अपवहन वेग कहा था कि जब किसी चालक पर, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो चालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक रूप से सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं, और इस वजह से इनका जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है। जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये जो चालक के इलेक्ट्रॉन है, इनकी यादृच्छिक गति जो है वो एक निश्चित दिशा में या कुछ निश्चित दिशाओं में बाध्य हो जाती है, और इस वजह से अब इनका औसत वेग जो है वो शून्य नहीं रहता है। शून्य नहीं रहने के कारण हम ये कह सकते हैं कि अशून्य औसत वेग जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम अपवहन वेग कहते हैं। तो अपवहन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, वो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले विद्युत बल की वजह से हो रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बल के प्रभाव में जब इन आवेशों की गति होती है तो वो जो गति है उसी को हमने अपवाह गति कहा है। ठीक है, ये बल कैसे लग रहा है? ये बल विद्युत बल है, और जो विद्युत बल है F, उसका मान होता है, हम सब जानते हैं, Q इंटू ई। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये बल लगेगा और उतना ही ज्यादा अपवाह वेग भी होगा। हम ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि किसी भी चालक में अपवाह वेग जो होता है वो उस चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी कि अपवहन वेग इज प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं कह सकता हूं कि VD इज प्रोपोर्शनल टू E। ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट काम में लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं माइनस का म्यू इंटू ई। ये जो माइनस का म्यू मैंने काम में लिया है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो म्यू ही है, माइनस तो केवल इसलिए काम में लिया है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा होती है, वेग की दिशा होती है, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए यह माइनस लिया है, और अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेते तो ये प्लस होता। अब अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं, परिमाण लेना चाहूं, तो मैंने ये इधर VD का परिमाण ले लिया, इधर इस पूरे का परिमाण ले लिया। हम सब जानते हैं कि म्यू एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का परिमाण लेने की आपको आवश्यकता नहीं होती, तो इसको हम बाहर निकाल लें। हम परिमाण यहाँ पर केवल सदिश राशि का लेंगे, अदिश राशियों का परिमाण नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना। अदिश राशि तो खुद ही परिमाण ही होती है। अदिश राशि जो होता है उसका जो मान होता है वो अपने आप में परिमाण ही होता है। सदिश राशि में हम परिमाण और दिशा को अलग अलग व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए हम सदिश राशियों के लिए इस परिमाण को अलग से व्यक्त करते हैं। तो VD के परिमाण को तो मैं लिख देता हूं VD, म्यू की जगह आ गया म्यू, और माइनस ई जो हमारे पास में अंदर अंदर क्या रह जाएगा, माइनस ई का परिमाण। तो माइनस ई का परिमाण और प्लस ई का परिमाण दोनों बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? वो ई के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस ई का परिमाण लिख सकते हैं ई। तो ये हो जाएगा आपके पास में VD बराबर म्यू इंटू ई। ये जो ई है और प्लस ई का परिमाण है, ये दोनों एक ही बात है। ये लिखने के दो तरीके हैं, और परिमाण में हम सब जानते हैं माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए माइनस को हम यहाँ हटा रहे। माइनस केवल दिशा के लिए, जब दिशा के लिए और हमें केवल परिमाण चाहिए तो माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास में जो समीकरण है वो रह जाएगा VD बराबर म्यू इंटू ई। VD बराबर म्यू इंटू ई। तो यहां से अगर मैं इस समीकरण को काम में लेते हुए म्यू का मान निकालना चाहूं, ये हो गया VD बराबर म्यू इंटू ई। अगर मैं यहां से म्यू का मान निकालना चाहूं तो म्यू बराबर हो जाएगा VD अपॉन ई। ये जो म्यू है, इस म्यू को ही हम गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के परिमाण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का अनुपात। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, या ये शब्द नहीं भी कहोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही होता है। चालक में इलेक्ट्रॉनों के या आवेशों के अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात।
अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता म्यू कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब अगर मैं यहां पर जो मैंने ये इक्वेशन काम में लिया है, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, अगर मैं यहां पर ई की वैल्यू 1 रख दूं, 1 न्यूटन प्रति कूलाम रख दूं, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, वीडी आ जाएगा। म्यू बराबर क्या आ जाएगा, वीडी। यानी हम क्या कहेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इकाई होता है तो उस समय चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होता है उसी को हम गतिशीलता कह सकते हैं। वो गतिशीलता के तुल्य होता है। अपवाह वेग ही गतिशीलता के तुल्य। अब देखो ये मत लिख देना कि अपवाह वेग गतिशीलता कहलाता है, ये नहीं लिखना चाहिए कभी भी। हमें लिखना चाहिए अपवाह वेग गतिशीलता के तुल्य होता है। क्यों? क्योंकि वेग वेग ही कहलाएगा। वेग का मात्रक अलग है, गतिशीलता का मात्रक अलग है। हम कहेंगे कि इनका जो परिमाणिक मान है या इनके मान का जो इन राशियों का जो परिमाण है वो समान होगा, मात्रक समान नहीं हो सकता। ये राशि की प्रकृति एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या कहेंगे कि किसी चालक पर इकाई मान का विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के का अपवाह वेग उनकी गतिशीलता के तुल्य होता है। तो दो परिभाषा हो गई हमारे पास गतिशीलता की, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। और दूसरा हो गया इकाई मान की विद्युत क्षेत्र तीव्रता आरोपित करने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग गतिशीलता के तुल्य होता है। अब ये जो समीकरण हमारे पास में आई है, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, इसमें वीडी का अगर मैं मान रख दूं तो हम सब जानते हैं वीडी का मान अभी हमने निकाला था ई इंटू टी अपॉन स्मॉल एम, और ये नीचे वाला जो ई है इसकी जगह ई आ गया वापस, तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर क्या आ गया आपके पास में, ई बाई एम इंटू टी। म्यू बराबर हो गया ई बाई एम इंटू टी। तो इस प्रकार से हम गतिशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं गतिशीलता का मात्रक निकालना चाहता तो गतिशीलता का मात्रक क्या आएगा देख लेते हैं। अगर हमें गतिशीलता का मात्रक निकालना है तो हमारे पास में जो म्यू का सूत्र है वो हमें काम में लेना पड़ेगा, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। अगर हमें गतिशीलता म्यू का मात्रक निकालना है तो वी डी का मात्रक लिखो, ई का मात्रक लिखो। वीडी यानी अपवाह वेग, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग कोई सा भी उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा। और जो ई विद्युत क्षेत्र उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये न्यूटन प्रति कूलाम को ऊपर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड इनटू कूलाम ऊपर चला गया और न्यूटन नीचे रह गया। ठीक है, अब इस पूरे समीकरण को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मीटर और मीटर से गुणा कर दो। मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड इनटू कूलाम अपॉन न्यूटन, ऊपर भी मीटर से गुणा नीचे भी मीटर से गुणा। ये जो न्यूटन इंटू मीटर है इसको अपन कहते हैं जूल। इसको अपन क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो आपके पास में जो नया मात्रक है वो क्या आ जाएगा, आपके पास में नया मात्रक आ जाएगा मीटर इंटू मीटर, ऊपर हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया सेकंड, ऊपर हो गया कूलाम और नीचे हो गया जूल। न्यूटन इंटू मीटर बराबर हो गया जूल। अब देखो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा है V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर होता है W अपॉन क्यू। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी। W का मात्रक होता है जूल, Q का मात्रक होता है कूलाम, V का मात्रक होता है वोल्ट, यानी जूल बराबर हो गया कूलाम इंटू वोल्ट। ये समीकरण में रख दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा मीटर स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी है, सेकंड नीचे है, ऊपर कूलाम है, नीचे आ गया कूलाम इंटू वोल्ट, कूलाम से कूलाम कट गया। तो आपके पास में क्या रह गया, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इंटू वोल्ट। तो ये हमारे पास में एक मात्रक आ गया है इसका गतिशीलता का। फिर से देख लेते हैं गतिशीलता का मात्रक। अगर हमें गतिशीलता का मात्रक निकालना है तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखते हैं। हम वीडी का मात्रक रखेंगे और ई का मात्रक रखेंगे। वीडी यानी वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम को ऊपर लेके चले गए तो मीटर प्रति सेकंड तो अपनी जगह है, ये हो जाएगा कूलाम बटा न्यूटन। ऊपर और नीचे मीटर से गुणा कर दिया तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल होता है, तो हमने न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल रख दिया। ऊपर आ गया मीटर स्क्वायर अपन कूलाम, नीचे सेकंड इंटू जूल, जूल की जगह कूलाम इंटू वोल्ट रख दिया है जो भी हमने सूत्र निकाल के देखा था उससे। तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा, आपके पास में आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू
सेकंड। तो इस प्रकार से हम इसका एक मात्रक ये निकाल सकते हैं। अब अगर हम और भी आगे बढ़े तो एक और मात्रक इसका हम निकालेंगे। एक और मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कूलाम है, इस कूलाम की जगह जो हमारे पास में आया था मीटर प्रति सेकंड अपन कूलाम इंटू न्यूटन, इसमें इस कूलाम की जगह हम रखेंगे एम्पेयर इंटू सेकंड और न्यूटन की जगह रखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन यानी बल का मात्रक है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि सेकंड से तो सेकंड कट गया, मीटर से कट गया मीटर, तो आपके पास में क्या रह गया, ऊपर तो रह गया एम्पियर, नीचे रह गया किलोग्राम इंटू सेकंड की घात -2। सेकंड की घात -2 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में ऊपर तो आ जाएगा आपके पास में एम्पियर एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर और नीचे हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हम सेपरेट करूं तो एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकंड इंटू सेकंड। अब एम्पियर इंटू सेकंड बराबर होता है कूलाम, सेकंड की जगह सेकंड है किलोग्राम, तो कूलाम इंटू सेकंड बटा किलोग्राम। तो ये हम अलग अलग तरह के और भी मात्रक इसके निकाल सकते हैं, पर जो कुछ हम यहाँ निकाल रहे हैं वो हमारे काम के हैं। ऐसे अगर मैं विमा निकालना चाहूं तो म्यू की विमा निकालनी तो हम क्या कहेंगे, वीडी की विमा बटा ई की विमा। अब वीडी की जो विमा है वो होती है L1 T -1 और जो ई है उसकी विमा होती है M1 L1 T -3 A -1। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो देखो m की घात -1 हो जाएगी, l की घात -1 हो जाएगी, t की घात +3 हो जाएगी, a की घात +1 हो जाएगी, और ऊपर जो L1 और t -1 है वो एज इट इज रहेंगे। जिनके आधार समान है उनकी घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी आपस में। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास में m की घात -1 ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो l की घात -1 और l की घात +1 दोनों जुड़ गए, आधार समान है, l l है, -1 + 1 बराबर हो गया 0, तो ये आ गया l की घात 0। t की अगर देखें तो t की घात +3 और -1 आधार समान है, दोनों का t है, तो घात हो गई 2 और a की घात 1 तो है ही ऑलरेडी, तो आपके पास में आ गया m -1 L2 t a की पावर t स्क्वायर अपॉन a। यहां से भी ये निकाल सकते हो आप। देखो यहाँ पर ये जो मात्रक है एम ए, एम्पेयर की जगह आ गया ए, ठीक है, सेकंड समय का मात्रक है तो इसकी जगह टी स्क्वायर आ गया, नीचे किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है तो इसकी जगह m1 आ गया। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा m की घात -1 t का स्क्वायर इंटू a की घात 1। यहाँ पर l नहीं है तो l की पावर 0 लगा दो। तो जब आपको विमा नहीं पता हो तो आप मात्रक से भी ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि जो गतिशीलता है उसकी विमा क्या होगी। गतिशीलता जो है वो एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। हालांकि ये दो सदिश राशियों पर निर्भर करती है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। गतिशीलता का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अगर हम बात करें तो अगर उनका अपवाह वेग अधिक होगा तो उनकी गतिशीलता भी अधिक होगी, और अगर अपवाह वेग कम होगा तो गतिशीलता भी कम होगी। यानी हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गति करते समय जितनी ज्यादा टक्करें करेगा उसके वेग में जितनी कमी आएगी, औसत वेग में जितनी कमी आएगी उतना उसकी गतिशीलता में भी कमी आ जाएगी। तो तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अधिक होता है और जो धीमी गति से चलते इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कम होता है। अब एक यहाँ पर इक्वेशन जो हमने पहले निकाली थी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उसको काम में लूंगा, तो आपको एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। ये अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं और अगर मैं कहता कि मान लो प्रोटॉन भी गतिशील है और इलेक्ट्रॉन भी गतिशील है, सपोज ऐसा है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का मान ज्यादा होगा और प्रोटॉन की गतिशीलता का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनका आवेश तो ई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कम होता है। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, म्यू बराबर ई अपॉन एम इंटू टी, जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है इसलिए उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी और प्रोटॉन की गतिशीलता कम होगी। अगर प्रोटॉन गतिशील होता तो, पर चूंकि अभी प्रोटॉन